जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन इस जानलेवा ठंड में एक परिवार ऐसा था जिसके पास सर छिपाने को छत तो थी, मगर ओढ़ने को कुछ भी नहीं था। रानो का घोंसला बहुत पुराना था। ठंडी हवा के झोंके सीधे अंदर आ रहे थे। रानो के बच्चे कुकू और गुड़िया ठंड से बुरी तरह कांप रहे थे। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं माँ। माँ, प्लीज कुछ उड़ा दीजिए ना। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। रोहित अरोड़ा, मुस्कान, परवीन, ऋतिक कुमार, सद्दाम खान। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें। माँ, प्लीज कुछ उड़ा दीजिए ना। हवा हड्डियों में चुभ रही है। बस थोड़ी देर और मेरे बच्चों, मैं अभी कुछ करती हूँ। रानो, हमारे पास तो सूखी घास भी नहीं बची। ये बच्चे पूरी रात कैसे निकालेंगे? अगर इन्हें गर्मी नहीं मिली तो ये सुबह तक बीमार पड़ जाएंगे। दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कव्वी मजे से रानो के पुराने ऊनी कपड़े ओढ़कर बैठे थे, जो उन्होंने रानो से धोखे से छीन लिए थे। आहा कालू जी, रानो का ये पुराना कंबल कितना गर्म है। वो बेचारी तो आज ठंड में अकड़ जाएगी। सही कहा गोरी, जंगल का नियम है, जो ताकतवर है वही जीता है। रानो और टुन्नू जैसे गरीबों को तो जंगल छोड़ देना चाहिए। छोड़िए उन्हें, आप आराम से सोइए, बाहर बहुत कोहरा है। रानो अपने बच्चों को बचाने के लिए घोंसले से बाहर निकली। वो पागलों की तरह इधर उधर कुछ ढूंढने लगी जिससे बच्चों को ठगा जा सके। हे ईश्वर, कोई तो रास्ता दिखाओ, कोई पुराना कपड़ा, कोई बोरी, कुछ भी मिल जाए। उड़ते उड़ते रानो की नज़र जमीन पर गिरे कुछ गेहूं के दानों और एक माचिस की डिब्बी पर पड़ी। सिर्फ ये थोड़ा सा गेहूं, इससे तो पेट भी नहीं भरेगा। लेकिन रुको, अगर मैं इनका इस्तेमाल खाने के लिए नहीं, ओढ़ने के लिए करूँ तो? रानो मदद मांगने हरिया तोते के पास पहुंची। हरिया और हरियाली अपने घर में आग ताप रहे थे। हरिया भाई, क्या आपके पास कोई पुराना कपड़ा मिलेगा? मेरे बच्चे ठंड से मर जाएंगे। अरे रानो, हम क्या कपड़े की दुकान खोलकर बैठे हैं? जाओ यहाँ से, हमारे घर की गर्माहट बाहर निकल रही है। सुना नहीं तुमने? जाओ यहाँ से, अपना इंतजाम खुद करो। रानो अपमान का घूंट पीकर वहां से उड़ गई। नदी के किनारे एक बड़ा चपटा पत्थर पर रानो ने टुन्नू को बुलाया। रानो ने एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे आग जलाई और गेहूं को पीसकर एक बड़ी सी लोई बना ली। रानो, आप ये क्या कर रही हैं? हम इतनी बड़ी रोटी कैसे खाएंगे? बच्चे ठंड से ठिठुर रहे हैं और आप खाना बना रही हैं। टुन्नू जी, आप तेज रखिए। आज ये रोटी पेट की भूख नहीं, शरीर की ठंड मिटाएगी। मैं इसे इतनी मोटी बनाऊंगी कि ये घंटों तक गर्म रहेगी। रात गहरी हो चुकी थी। रानो और टुन्नू बड़ी मुश्किल से उस विशाल, मोटी और गर्मा गर्म रोटी को उठाकर घोंसले में लाए। रोटी से भाप निकल रही थी। कुकू, गुड़िया, जल्दी से इसके नीचे आ जाओ। रानो ने वो गरम रोटी अपने बच्चों के ऊपर रजाई की तरह ओढ़ा दी। आहा माँ, ये तो बहुत गर्म है। इसमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। माँ, अब ठंड नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है जैसे धूप में बैठे हैं। गरम रोटी की सौंधी खुशबू हवा के साथ पूरे जंगल में फैल गई। कालू कौवे की नाक फड़कने लगी। गोरी, क्या आपको खुशबू आ रही है? इतनी कड़ाके की ठंड में ऐसा शाही खाना कौन बना रहा है? ये खुशबू तो उस गरीब रानो के घर की तरफ से आ रही है। जरूर उन्होंने कोई खजाना छिपा रखा है। चलिए चलकर देखते हैं। बच्चे रोटी की गर्माहट में सो चुके थे। रानो और टुन्नू भी रोटी के किनारों से सट कर लेटे थे। तभी कालू और गोरी वहां आ धमके। अरे बाप रे, इतनी बड़ी रोटी! ये रानो तो रईस निकली। कालू जी, ये लोग सो रहे हैं, धीरे से खींच लीजिए, आज तो दावत होगी। कालू ने जैसे ही रोटी में चोंच मारकर उसे खींचना चाहा, ठंडी हवा अंदर घुसी और गुड़िया की नींद खुल गई। माँ, कोई हमारी रजाई खा रहा है। रानो जागे और उसने कालू को धक्का दिया।
शोर सुनकर उल्लू दादा और बाकी पक्षी भी वहां आ गए। शर्म नहीं आती आपको कालू भैया? मैंने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए अपने पेट का निवाला उनके ऊपर ओढ़ा दिया और आप उसे भी छीनने आ गए। मैं तो बस देख रहा था। बस करो कालू। रानो ने अपनी ममता से भोजन को भी वस्त्र बना दिया और तुम अपने लालच में अंधे होकर एक माँ की तपस्या भंग करने आ गए। सुबह हो गई थी। रात भर उस रोटी ने बच्चों को ठंड से बचाया, लेकिन अब वो ठंडी और कड़क हो चुकी थी। सूरज की किरणें घोंसले पर पड़ी। माँ, बहुत अच्छी नींद आई, पर अब बहुत जोरों की भूख लगी है। रानो, आपका आइडिया काम कर गया। बच्चे सुरक्षित हैं। हाँ, और अब नाश्ता ढूंढने कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रानो ने उसी रोटी की चादर का एक टुकड़ा तोड़ा और बच्चों के मुंह में डाला। रानो का परिवार पेट भरकर खुश था, जबकि लालची कालू और गोरी दूर से ललचाई नजरों से देख रहे थे। देखा आप सबने, मुसीबत में रोने से अच्छा है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना। एक माँ के लिए उसके बच्चे की जान से बढ़कर कुछ नहीं होता, फिर चाहे उसे रोटी की रजाई ही क्यों ना बनानी पड़े। याद रखिए, हालात चाहे कितने भी बुरे हों, अगर हम हार ना माने तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है। और इस तरह रानो की समझदारी ने करकराती ठंड में भी उसके परिवार को बचा लिया। एक सुंदर से हरे भरे खेत के बीच एक छोटे से मटर के खेत में रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ रहती थी। उनका प्यारा मटर का घर मटर के दानों से बना था। हर सुबह रानो चिड़िया अपने बच्चों को खेत की देखभाल करना सिखाती। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये छोटा सा खेत हमारा संसार है। ये मटर की बेलें सिर्फ हरी पत्तियां नहीं है, बल्कि हमारी मेहनत और उम्मीदें भी हैं। अगर हम प्यार से इनकी देखभाल करेंगे तो ये हमें मीठे मीठे दाने देंगे, और जब हम उन दानों को अपने दोस्तों के साथ बांटेंगे तभी हमें असली खुशी मिलेगी मेरे बच्चों। ये सब सुनकर गुड़िया चिड़िया और कुकू चिड़ी की आंखें चमक उठती हैं। वो बहुत ही भोलेपन से अपनी माँ से पूछते हैं, मम्मा, ये मटर के खेत जब बड़े हो जाएंगे और जब हमें इनमें से मटर तोड़नी होगी तो क्या हम इन मटर के दानों को अपने दोस्तों के साथ भी बांट सकते हैं? हाँ मेरे बच्चों, आखिर हम इतनी सारी मटर अकेले थोड़ी ना खा पाएंगे, इसलिए हम अपने दोस्तों के साथ भी बांट सकते हैं। मम्मा, मैं सबसे मीठे मटर के दाने चुनूंगी और अपनी गुड़िया जैसी सहेलियों को खिलाऊंगी। वो सब कहेंगी कि गुड़िया के खेत के मटर तो सबसे मीठे हैं। और मम्मा, मैं तो सबसे पहले तोता अंकल को दूंगा। तोता अंकल हमेशा कहते हैं कि कुकू बड़ा होकर बहादुर बनेगा। मैं चाहता हूँ कि वो खुश हो जाए। वाह मेरे बच्चों, यही तो मैंने तुम दोनों को सिखाया है। खुशियाँ सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होना चाहिए। ये सब सुनकर गुड़िया और कुकू खुशी से उछलने लगते हैं। माँ चिड़िया उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। रानो चिड़िया की यही जिंदगी थी। उसका संसार उसके मटर के खेत और उसके बच्चों में बसता। ऐसे ही एक सुबह रानो चिड़िया ने अपने बच्चों के साथ काम शुरू किया। मिट्टी को कुरेदा, बीज बोए और आसमान की ओर देखा। धरती माँ, आप अपने आंचल में इन बीजों को संभाल लेना और आसमान भैया अपनी ठंडी बूंदें भेज देना। हर छोटा दाना खुशियों की मिठास लेकर लौटेगा। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन बारिश ही नहीं हुई। खेत की मिट्टी सूखने लगी, मटर के पौधे मुरझाने लगे। रानो चिड़िया को चिंता होने लगी। मम्मा, मटर क्यों नहीं उग रहे? क्या हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी मम्मा जी? मम्मा, क्या बादल हमसे नाराज हो गया है? क्या उन्होंने हमें भुला दिया है? अगर बारिश नहीं हुई तो हमारा मटर का घर तो टूट जाएगा मम्मा। रानो चिड़िया बहुत परेशान थी, लेकिन वो अपने बच्चों को समझाते हुए कहती है, नहीं मेरे बच्चों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन शायद इस बार हम खुद जाकर बादलों से बात करेंगे। अगर दिल सच्चा हो तो आसमान भी सुन लेता है। और फिर रानो चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों को पेड़ की छांव में बैठाया और आसमान की ओर उड़ चली। बहुत ऊपर जाकर एक गोल मटोल सफेद बादल दिखा, बबलू बादल। रानो चिड़िया उड़ते उड़ते थक चुकी थी। कृपया मेरी गुहार सुनो, मैं रानो हूँ, वही जो छोटे से मटर के खेत में रहती है। अरे रानो,
तुम यहाँ इतनी ऊंचाई पर, बताओ बहना, इतनी दूर उड़कर क्यों आई हो? भैया, मेरे बच्चों ने अपनी नन्ही नन्ही चोंच और नन्हे नन्हे परों से बीज बोए हैं। दिन रात मेहनत की है, लेकिन बारिश ही नहीं हो रही। मिट्टी सूख गई है, उनके छोटे छोटे दिल टूट रहे हैं। बादल भैया, क्या तुम थोड़ी बारिश कर सकते हो ताकि उनकी मेहनत रंग ले आए? रानो, तुमने मुझे अपनी मासूमियत से जीत लिया। बच्चों का प्यार और माँ की मेहनत देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैं अभी तुम्हारे खेत में बरसता हूँ। और फिर बादल रानो चिड़िया के साथ उसके खेतों की ओर चल दिया और फिर झूम झूम कर बरसा। खेत भीग गया, मिट्टी खुशबू से भर उठी। बच्चे खुशी से नाचने लगे। मम्मा मम्मा देखो, बारिश आ गई। अब तो मटर उगेंगे, बहुत मजा आएगा, खेत हरे भरे हो जाएंगे। बबलू अंकल तो सबसे अच्छे हैं। बबलू बादल अंकल, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। और ऐसे ही रानो चिड़िया का खेत बिल्कुल हरा भरा हो गया। मटर की फलियां लटक गईं। रानो का घर फिर से खुशहाल हो गया। मटर के बीज, बच्चों की मुस्कान, खुशियां बांटे, यही है पहचान। वहीं दूसरी ओर नदी के उस पार एक जंगल था, जहाँ कालू कौवा और भुल्ला चील रहते थे। उनका साथी भूरा कौवा था। वो तीनों डाकू थे। कई महीनों से उनके जंगल में बारिश नहीं हुई थी। पेड़ भी सूखे पड़े थे। भूख से सब बेहाल हो रहे थे। अरे कालू भाई, अब तो भूख से जान निकल रही है। हमने हर जगह ढूंढा, लेकिन एक दाना भी नहीं मिला। अगर ऐसे ही रहा तो हम सब जल्द ही खत्म हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं, हम खत्म नहीं होंगे। हमें कुछ करना होगा। हम जंगल के सबसे चालाक पक्षी हैं, और अगर हमें अपने लिए खाना चाहिए तो हमें रास्ता निकालना पड़ेगा। अरे अरे, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने देखा है नदी पार, वहाँ एक छोटी सी चिड़िया का खेत है। वहाँ तो मटर की बहार लगी है। हर बेल पर फलियां लटक रही है। क्या सच में? तो फिर देर किस बात की, आज रात ही वहाँ चलेंगे। हाँ हाँ, लेकिन याद रखना, हम चुपचाप जाएंगे। रानो को भी पता नहीं चलेगा। मेहनत उसकी होगी और मजा हमें मिलेगा। ऐसे ही रात का गहरा अंधेरा हो जाता है। तीनों चुपचाप खेत की ओर बढ़ते हैं, लेकिन रानो चिड़िया सतर्क थी। उसे अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है। गुड़िया बेटी, कोको बेटे, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तुम दोनों घर के अंदर ही रहना, मम्मा बाहर जाकर देखती है। और फिर रानो चिड़िया घोंसले से बाहर आ जाती है। कौन है वहाँ? कौन है जो मेरे खेतों के पास चुपचाप घूम रहा है? कौन है मेरे खेतों के पास चुपचाप घूमने वाला? रानो बहन, हम हैं। हम भूखे हैं रानो। तुम्हारे खेत में बहुत मटर हैं, हमें भी खाने का हक है। रानो बहन, हमें माफ करो। हम सचमुच परेशान हैं। कई दिनों से एक दाना नहीं मिला। पेट की भूख हमें यहाँ खींच लाई है। भाइयों, मेहनत मैंने की है, और चोरी करना तो सही नहीं। अगर तुम प्यार से मांगते तो भी मैं मना नहीं करती, लेकिन चोरी करके खाना, ये तो ठीक नहीं है ना। और फिर रानो चिड़िया अपने मटर के खेत से कुछ मटर तोड़ती है और उनको दे देती है। रानो बहन, तुमने हमारा दिल जीत लिया। हम मानते हैं, चोरी करने से पेट तो भर सकता है, लेकिन आत्मा खाली रह जाती है। अगली बार हम भी मेहनत करेंगे और दाना नहीं चुराएंगे। अगर कुछ नहीं हुआ तो मांग कर खाएंगे। उस दिन रानो और नदी पार के पक्षियों में दोस्ती गहरी हो गई। जब भी मटर उगते, रानो चिड़िया सबको बुलाती, और जब जंगल में फल लगते, कालू कौवा, भुल्ला चील और भूरा कौवा, वो रानो चिड़िया और उसके बच्चों को दावत पर बुलाता और मीठे मीठे फल खिलाता। मम्मा, ये मटर का घर सिर्फ हमारा नहीं, बल्कि हम सबका है। हम सब दोस्त है ना? मम्मा, दोस्ती ही सबसे बड़ी दौलत है। हाँ मेरे बच्चों, और इस तरह रानो चिड़िया का मटर का घर प्यार, समझदारी और दोस्ती का प्रतीक बन गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, मेहनत, सच्चे दिल की दुआ और बांटने की भावना से ही सच्ची खुशियाँ मिलती हैं। जब हम सहयोग करते हैं तो हर घर मटर का घर बन जाता है, प्यार और दोस्ती से भरा। आप सभी का धन्यवाद। रानो के 2 अंडों से गुड़िया और कुकू निकल आए, लेकिन तीसरा छोटा अंडा 22 दिन बाद भी नहीं फूटा था।
मम्मा भाई अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? बिंदिया आंधी के बच्चे तो उड़ने की कोशिश भी करने लगे हैं। कोई बात नहीं मेरे प्यारे बेटे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आपका ये छोटा भाई थोड़ा सा कमज़ोर है, शायद उसे दुनिया में आने के लिए थोड़ी ज़्यादा ताकत चाहिए, इसलिए इसे मम्मा की गर्मी की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तुम सब्र रखो, वो बहुत जल्द ही अपने इस छोटे से कवच को तोड़कर बाहर आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। मम्मा आप कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खा रही हैं, आप कमज़ोर हो गई हैं। मेरी प्यारी गुड़िया, जब तक ये छोटा सा अंडा नहीं फूटता, जब तक मैं अपने इस बच्चे का चेहरा नहीं देख लेती, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हिल सकती। मैं थोड़ा कम खाकर भी काम चला लूँगी, लेकिन मैं अपने बच्चे को ठंडी हवा के हवाले नहीं कर सकती। मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे पूरा करूँगी। जंगल में बातें छुपती नहीं हैं। पड़ोस के पेड़ पर हरियाली तोती और गोरी कौवी रानों के इस खराब अंडे की चर्चा कर रहे थे। अरे गोरी बहन, सुना तुमने? रानो अभी भी उस पत्थर जैसे अंडे को से रही है। मेरी सास कहती थी कि अगर 21 दिन में बच्चा ना निकले तो समझो अंडा खराब है। सही कह रही हो हरियाली, मुझे तो डर है कि कहीं उस सड़े हुए अंडे की वजह से पूरे जंगल में बीमारी ना फैल जाए। रानो तो पागल हो गई है। हमें चलकर उसे समझाना चाहिए, बेचारी माँ की ममता में अंधी हो गई है। गोरी कौवी और हरियाली तोती रानो के पास जाती है। वहाँ कालू कौवा पहले से ही रानो को डरा रहा था। रानो, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ये अंडा मर चुका है, इसे घोंसले से नीचे फेंक दो, वरना इसकी बदबू से सांप यहाँ आ जाएंगे। कालू भैया प्लीज़ आप ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे ये सब सुनकर बहुत दुख हो रहा है। मेरा माँ का दिल कहता है कि मेरा बच्चा जिंदा है। मैं उसकी बहुत हल्की सी धड़कन महसूस कर सकती हूँ। आप लोग मेरी इस ममता का मजाक मत उड़ाइए। अरे रानो, जिद छोड़ो। तुम इस एक खराब अंडे के चक्कर में अपने बाकी 2 बच्चों को भी खतरे में डाल रही हो। समय के भी कुछ नियम होते हैं। शोर सुनकर जंगल के सबसे बुजुर्ग और सजदार उल्लू दादा वहाँ आ जाते हैं। सभी पक्षी उनका सम्मान करते थे। क्या शोर है भाई? रानो बेटी, क्या समस्या है? दादा आप ही समझाइए इसे। 30 दिन हो गए हैं। विज्ञान और अनुभव यही कहता है कि अब इसमें जीवन नहीं बचा। बेटी रानो, हरियाली गलत नहीं कह रही। कुदरत का नियम है, जो समय पर नहीं आया वो अक्सर नहीं आता। तुम्हें इसे त्याग देना चाहिए। उल्लू दादा की बात सुनकर रानो की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसका संकल्प नहीं टूटता। दादा, मैं जानती हूँ कि आप कुदरत का नियम जानते हैं और आपका अनुभव बहुत बड़ा है, लेकिन मैं माँ हूँ। जब मैं इस अंडे पर कान लगाती हूँ तो मुझे बहुत बहुत हल्की सी धड़कन सुनाई देती है। ये मेरा वहम नहीं, ये मेरी ममता है जो मुझे रोक रही है। ये तुम्हारा वहम है रानो। अगर ये वहम भी है तो भी मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपनी इस ममता को नहीं मरने दूंगी। मैं अपनी आखिरी सांस तक इसका इंतजार करूंगी। मैं इसे तब तक सहती रहूंगी जब तक या तो ये फूट ना जाए या मेरी जान ना निकल जाए। आप सब जा सकते हैं, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। सभी पक्षी रानो को जिद्दी कहकर वहाँ से चले जाते हैं। शाम होते होते मौसम बदलने लगता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं। शाम के समय, अरे नहीं, लगता है आज बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हवा बहुत तेज हो रही है। गुड़िया, कुकू, तुम दोनों जल्दी से बबली कबूतरी के घर चली जाओ। उनका घर गुफा में है, वहाँ तुम दोनों पूरी तरह सुरक्षित रहोगे। फौरन जाओ। और आप मम्मा, आप भी हमारे साथ चलिए, ये घोंसला हवा में टूट जाएगा। नहीं बेटी, अगर मैं उठी तो ये अंडा ठंडी हवा से मर जाएगा। तुम जाओ, जल्दी जाओ। बच्चों को भेजने के बाद रानो अकेली रह गई। रात होते ही भयानक आंधी और बारिश शुरू हो गई। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में दुबक गए। कालू जी, बाहर देखिए, कितनी तेज बिजली कड़क रही है। हाँ, मुझे लगता है आज रानो और उसका वो खराब अंडा दोनों नहीं बचेंगे। उसकी बेवकूफी है, मैंने कहा था फेंक दो, लेकिन उसे तो ममता दिखानी थी। अब भुगते। उधर रानो का घोंसला हवा के थपेड़ों से बुरी तरह हिल रहा था।
रानो ठंड से कांप रही थी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे जान चली जाए। तेज बुखार में भी रानो पूरी रात डटी रही। सुबह होते ही तूफान थम गया। बबली, क्या रानो के बच्चे तुम्हारे पास है? हाँ, बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन रानो का घोंसला बहुत शांत है। मुझे डर लग रहा है। चलो, हम सबको चलकर देखना चाहिए, शायद कोई अनहोनी हो गई है। सभी पक्षी रानो के पेड़ के पास पहुंचते हैं। घोंसला टूटकर एक तरफ झुक गया था। रानो उसमें बेसुध पड़ी थी, वो हिल नहीं रही थी। मैंने कहा था ना, एक जिद ने इसकी जान ले ली। बेचारी रानो। मम्मा, उठिए मम्मा। रानो बेटी, इसका शरीर बहुत ठंडा है, शायद इसने रात को ही दम तोड़ दिया। तभी अचानक रानो के पंखों के नीचे से एक बहुत ही हल्की कट कट की आवाज आती है। सब हैरान होकर चुप हो जाते हैं। चुप रहो, ये आवाज कैसी है? रानो का पंख थोड़ा सा हिलता है। उसके नीचे रखा वो अंडा टूटता है और उसमें से एक नन्हा, कमजोर लेकिन जीवित बच्चा बाहर निकलता है। बच्चे की ची ची सुनकर बेहोश रानो अपनी आंखें खोलती है। मेरा बच्चा, तुम आ गए? ये तो चमत्कार है। रानो की शरीर की गर्मी ने इसे तूफान में भी बचाया, और शायद इस बच्चे की धड़कन ने रानो को जीने की हिम्मत दी। रानो बहन, हम सब गलत थे। हमें लगा अंडा खराब है, लेकिन तुम्हारी ममता ने कुदरत के नियम को भी बदल दिया। नियम किताबों के लिए होते हैं कालू भैया, माँ के लिए नहीं। उस दिन जंगल के सभी पक्षियों ने सीखा कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। वो देर से आया बच्चा रानो का सबसे प्यारा बेटा। रानो चिड़िया के बच्चे कुकू और गुड़िया भूख से उदास बैठे थे। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। मम्मा, बहुत जोर की भूख लगी है। मम्मा, आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा? मेरे बच्चों, आज आप भूखे नहीं सोएंगे। मैंने कुछ पैसे बचाए थे। मैं कल से बाजार में आलू पूरी और सब्जी का एक छोटा सा ठेला लगाऊंगी। बच्चों की आंखें उम्मीद से चमक उठी। जंगल के बाजार में कालू कौवे का आलू पूरी का बड़ा ठेला था। वो और गोरी कौवी ग्राहकों को बुला रहे थे। आ जाओ, आ जाओ। 10 दाने में भर पेट पूड़ी सब्जी, खाओ गर्मा गर्म। 10 दाने हैं बिल्कुल कम। आ जाओ, आ जाओ। ये लो मोटी चोंच वाले तोते, और सुनो, अगली बार से 12 दाने लगेंगे। कालू भैया, आपकी सब्जी में तो आलू कम और पानी ज्यादा दिख रहा है। खाना है तो खाओ, वरना आगे बढ़ो। अगले दिन रानो चिड़िया ने कालू के ठेले से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे अपना छोटा सा साफ सुथरा ठेला लगाया। वो गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल रही थी। हे भगवान, मेरे बच्चों की किस्मत अब आपके हाथ में है। उसकी सब्जी की ताज़ी और अच्छी खुशबू पूरे बाजार में फैलने लगी। बंटी कबूतर और बबली कबूतरी रानो के ठेले के पास आए। अरे रानो बहन, आपने कब से ठेला लगाना शुरू कर दिया? बंटी भैया, बस आज पहला ही दिन है। बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ तो करना था। वाह, कितनी स्वादिष्ट सब्जी और पूरी है, और आपने 5 दाने में इतनी सारी दी। कालू तो 10 दाने में भी ठीक से पेट नहीं भरता। बंटी और बबली ने रानो की बहुत तारीफ की। देखते ही देखते रानो के ठेले पर भीड़ लगने लगी। हरिया तोता और हरियाली तोती भी अपने बच्चों के साथ वहीं आ गए। कालू कौवे का ठेला खाली पड़ा था। जी, देखा आपने, इस मनहूस रानो ने हमारे सारे ग्राहक छीन लिए। ये मेरे बाजार में राज करेगी, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। इसका कुछ करना ही पड़ेगा। उस रात जब सब सो गए थे, कालू और गोरी चुपके से रानो के ठेले के पास आए। मैं इसकी बची हुई सब्जी में बहुत सारा नमक मिला देता हूँ, और मैं उसके गुथे हुए आटे में ढेर सारी मिट्टी और कंकड़ मिला देती हूँ। कल जब सब पंछी ये खाएंगे तो इसका सारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। अगली सुबह रानो ने हमेशा की तरह अपना ठेला खोला। उसके पहले ग्राहक हरिया तोता और उनके बच्चे थे। आइए भैया, आज की पूड़ी सब्जी खाइए। जैसे ही हरिया तोते ने पूड़ी का एक टुकड़ा खाया,
उसने तुरंत थूक दिया। रानो बहन, ये क्या मजाक है? सब्जी इतनी खारी है कि जबान जल गई। और आटे में तो देखो, सिर्फ कंकर और मिट्टी भरी है। नहीं नहीं भैया, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। हमें लगा आप अच्छी है, पर आप भी कालू की तरह धोखेबाज निकली। सारे पंछी रानो को धोखेबाज कहकर चिल्लाने लगे। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। रानो चिड़िया वही जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास करो, मेरे बच्चों का क्या होगा। रानो अपना टूटा फूटा सामान लेकर रोते हुए घर लौट गई। कालू और गोरी ये सब देखकर बहुत खुश थे। भाग गई, अब पूरा बाजार हमारा है। बंटी कबूतर, जिसने रात में कालू और गोरी को रानो के ठेले पर मिलावट करते देख लिया था, गुस्से में सीधा हरिया तोते के घर पहुंचता है। हरिया तोता सुबह के धोखे से अभी भी नाराज बैठा था। हरिया भैया, गजब हो गया। क्या गजब हो गया बंटी? देख लिया ना रानो का काम। हम सब ने उस पर भरोसा किया और उसने हमें कंकर खिला दिए। नहीं भैया, यही तो गलती हो गई। रानो ने हमें धोखा नहीं दिया, धोखा तो उसके साथ हुआ है। क्या क्या मतलब है आपका? साफ साफ बताइए। मैंने रात में कुछ आहट सुनकर छुप कर देखा था। ये लालची कालू और गोरी थे। इन दोनों ने रानो की सब्जी में खारा नमक और आटे में कंकर मिलाए थे। क्या? उस कालू की इतनी हिम्मत? उसने एक गरीब माँ की रोजी रोटी छीनने के लिए इतनी नीच हरकत की? हाँ भैया, और हम सब ने मिलकर उस बेचारी रानो को ही भला बुरा कह दिया। वो रोती हुई घर गई है। नहीं, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। उस लालची कालू को उसकी करनी का फल मिलना ही चाहिए। चलिए बंटी भाई। हरिया तोता और बंटी कबूतर गुस्से में कालू के ठेले की तरफ उड़ चलते हैं। कालू और गोरी अपने ठेले पर बैठकर जश्न मना रहे थे। तभी बंटी कबूतर और हरिया तोता वहां पहुंचते हैं। जंगल वालों, रानो धोखेबाज नहीं है। धोखेबाज तो ये लालची कालू और गोरी हैं। क्या मतलब बंटी? मैंने रात को इन्हें रानो के ठेले पर नमक और कंकर मिलाते हुए देखा था। झूठ, ये झूठ बोल रहा है। इसके पास क्या सबूत है? सबूत तो कालू भैया के पंखों पर ही है। अगर ये झूठ है तो कालू भैया, आपके पंखों पर ये सफेद आटा कहाँ से लगा? कालू ने घबराकर अपने पंख देखे, जिन पर रात में मिलाया हुआ आटा लगा रह गया था। सब पंछी सच जान गए। सभी पंछियों ने गुस्से में कालू और गोरी के ठेले से सामान खरीदना बंद कर दिया। कालू, तुमने अपनी लालच में एक गरीब माँ की रोजी रोटी छीनने की कोशिश की। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कालू और गोरी को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर बहुत देर हो चुकी थी। सब पंछी रानो के घर गए। जंगल के सभी जानवर एक जगह इकट्ठा हुए। उन्होंने कालू और गोरी को 2 दिन तक बाजार में ठेला लगाने की मनाही कर दी और उनसे माफी मांगने को कहा। कालू और गोरी उदास होकर सबके सामने रानो के घर गए। रानो बहन, हमें माफ कर दो। हमने अपनी लालच में तुम्हारा ठेला खराब किया। हम शर्मिंदा हैं। तुमने मेरा नहीं, मेरी मेहनत का अपमान किया है। रानो बहन, हमें माफ कर दीजिए। हम सच्चाई नहीं देख पाए। भैया, आप सब आ गए, यही बहुत है। बंटी और हरिया ने रानो का ठेला फिर से लगाने में मदद की। इस बार जंगल के सभी पक्षियों ने मिलकर रानो के ठेले के लिए ताज़ा सब्जियां और अच्छा अनाज इकट्ठा किया। ये केवल व्यापार नहीं था, ये रानो की ईमानदारी का सम्मान था। रानो की ईमानदारी और स्वाद के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। उसका ठेला बाजार में सबसे भरोसेमंद जगह बन गया। उसने अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर लिया और जंगल को ये सिखाया कि सच्चाई और मेहनत हमेशा लालच पर भारी पड़ी।